हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। फैबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं इंग्लिश क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज 161 टू 180 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हमारी ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है ये आपके आगामी जो भी इंडियन एयरफोर्स नेवी की जो एग्ज़ाम्स होने वाली हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो सेशन से शुरू से लेकर एंडिंग तक जुड़े रहिएगा और देखिएगा प्रत्येक रूल्स को, जिससे कि आपको ये क्लियर हो कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें उन क्वेश्चंस को बहुत कम समय में कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके सभी जानने पहचानने वाले फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161 टू 180। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपके लिए। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आप इस क्वेश्चन को रीड आउट करें और कमेंट करके बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाना है फ्रेंड्स। तो आप क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसमें आपका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, द कारपेंटर did not make any chair. The carpenter did not make any chair. इस सेंटेंस को आपको देखना है कि ये सेंटेंस किस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में। तो कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कि यहाँ आपका आंसर क्या होगा। मुझे आपके आंसर का वेट है फ्रेंड्स। देखिएगा, द कारपेंटर डिड नॉट मेक एनी चेयर, जो ट्रिक हमने आपको बताई थी एक्टिव और पैसिव में कि एक्टिव से पैसिव को फाइंड आउट करने की कौन सी टेक्निक है, कौन सी ट्रिक है, वो आप यहाँ यूज़ करिएगा, आपको अपना आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कौन सी टेक्निक है वो, उस टेक्निक को इस्तेमाल करिएगा। यहाँ आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्रेंड्स। आगे आपके पास दिया हुआ है एनी चेयर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ डिड नॉट दिया हुआ है तो पैसिव में क्या ढूंढना होगा, वॉज ओवर। ध्यान रखिएगा, एक्टिव वॉइस में यदि डिड दिया हो तो पैसिव में वॉज वर होता है, और नेगेटिव दिया हुआ इसका मतलब नॉट होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ध्यान रखिए, जिस ऑप्शन में ऐसा नहीं है उसको कैंसिल कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिएगा, इज नॉट मैड, ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन, आर मैड, ये भी आंसर नहीं हो सकता। वॉज नॉट मैड, और डी ऑप्शन में दे रखा है वॉज मैड। अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस तो वॉज नॉट आएगा या नहीं आएगा, इस चीज को भी आप मेंशन करें। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, एनी चेयर। ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, एनी चेयर। यदि कभी भी ऑब्जेक्ट में एनी शब्द दिया हुआ हो, ऑब्जेक्ट के स्थान पर एनी दिया हो, तो पैसिव बनाने पर जो सेंटेंस हमारा शुरू होगा वो किससे होगा, नो से शुरू होगा। किससे होगा, नाउ से शुरू होगा। ठीक है, इसलिए एनी चेयर से सेंटेंस नहीं बनेगा फ्रेंड्स। हमारा जो सेंटेंस शुरू होगा वो होगा नो चेयर। अब देखिएगा, नो चेयर ए ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है, तो एग्जैक्टली आपका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, नो चेयर वॉज मेड बाय द कारपेंटर। ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया और ये आपका क्रॉस। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका ये आंसर कैसे है इस चीज़ को भी आप समझे। आंसर फाइंड आउट करना ही कोई ज़रूरी नहीं है, बट फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर आगे नोट का यूज़ क्यों नहीं हुआ, जबकि हम अन्य पैसिव के सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो नोट दी होती है एडवर्ब, वो वैसी की वैसी आ जाती है। इस सेंटेंस में क्यों नहीं आया, इसके पीछे कारण था, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले, इट मीन्स नो से यदि कोई वाक्य शुरू हो रहा हो, नेगेटिव वर्ड से कोई वाक्य शुरू हो रहा हो, तो उसके बाद में नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए आपके पास यहाँ सेंटेंस में वॉज नॉट मेड नहीं हुआ, क्योंकि सेंटेंस आपका पहले ही नो से शुरू हो चुका है। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स आपको, इसलिए सेंटेंस में आपका नो चेयर वॉज मेड बाय द कारपेंटर, ये एग्जैक्ट आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 162।
टू की ओर। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 162 आप कमेंट करके बताइए मुझे कि आपका आंसर क्या होगा इसमें। एक्टिव से पैसिव ही सेंटेंस है। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि दिया गया सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में दिया है या पैसिव में दिया है, ये भी आप सुनिश्चित कर ले में। देखिएगा, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, इंटरोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हु से सेंटेंस बना हुआ है तो फ्रेंड्स बताइए पैसिव में क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा जल्दी, मुझे आपके कमेंट आंसर का इंतजार है। बताइए क्या आंसर होगा फ्रेंड्स। यहां देखिएगा, जब भी हमें हु से क्वेश्चन दिया हुआ है, हु से कोई सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस वाला, तो आप ये देखेंगे कि हु को चेंज करते हैं हुम में। अब फ्रेंड्स आप ये भी समझें कि हु को हुम में ही चेंज क्यों किया जाता है। देखिएगा, हु क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव केस है। और आपको ये पता है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है फ्रेंड्स, हुम होता है। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस बनाया तो हु का होता है हुम। क्लियर। इसलिए हु से सेंटेंस दिया हो तो हम हुम में बदलते हैं और हुम से दिया हो तो हु बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाया जाता है। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन की। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अक्सर आपने रूल पढ़ा है कि बाई हुम कर लिया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स हमेशा बाई हुम नहीं होता है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ बाई नहीं लेती हैं। तो यहाँ आप समझिएगा इस बात को कि इसके साथ में, हुम के साथ में क्या होता है कि प्रेपोजिशन लग जाती है। प्रेपोजिशन प्लस हुम का प्रयोग किया जाता है। प्रेपोजिशन अलग अलग होगी। जैसे आपने देखा होगा कि जब नॉन क्रिया होती है KNOWN तो टू का प्रयोग होता है। मैरिड के साथ टू होता है, इंटरेस्ट के साथ इन होता है, ठीक है। ऑब्लाइज के साथ में टू होता है, सरप्राइज के साथ में एट होता है, सेटिस्फाइड के साथ में विद होता है। तो अलग अलग प्रेपोजिशंस काम में आती हैं। तो फ्रेंड्स आप अपने आंसर तक पहुंचेगा कि आपका आंसर यहाँ क्या होने वाला है। देखिएगा, सबसे पहले हु से जब दिया हुआ है तो इसका मतलब आपका पैसिव वाला जो सेंटेंस होगा वो किससे शुरू होगा, अकॉर्डिंग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर अकॉर्डिंग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आपका जो सेंटेंस शुरू होगा वो आपका WH वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस बना हो तो इसको एंडिंग में नहीं ले जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इसको एंडिंग में नहीं ले जाएंगे अकॉर्डिंग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, ठीक है। हु का क्या हो जाएगा, बाई हुम WH वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं, इसलिए हु का बाई हुम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो आपकी वर्ब है वो वर्ब क्या है, काउंट वर्ब है। काउंट वर्ब के साथ बाई का प्रयोग ही किया जाता है। तो बाई हुम, सबसे पहले देखिएगा बाई हुम, इसमें भी बाई हुम, यहाँ भी बाई हुम, यहाँ भी बाई हुम। इट मीन्स क्या है कि सब्जेक्ट तो आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है WH वर्ड वो तो सेम है। अब आप वर्ब को देखिएगा कि कैन दे रखी है मॉडल, और मॉडल वाले वाक्यों में हमेशा क्या होता है दोस्तों, मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव बनाया जाता है। मॉडल वाले वाक्यों का मॉडल से जब पैसिव बनाया जाता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल के साथ हमेशा बी प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहां देखिएगा, कैन काउंट, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हु जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है तो बाई हुम हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा फ्रेंड्स, कैन का मॉडल कैन ही रहने वाला है, कुड नहीं होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट का पास्ट होता है, लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाने पर प्रेजेंट का पास्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ कैन दिया है तो ऑप्शन में आपका आंसर भी कैन ही होगा। जहां कैन नहीं है कैंसिल कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा कुड, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में देखिएगा कैन बी, सी ऑप्शन में है कुड, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। डी में क्या है, कैन। तो ध्यान रखिएगा, अब यहां पहले ऑप्शन पे चलिएगा क्योंकि पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। बी और डी दो ही आपके आंसर होते हैं, दोनों में से कोई एक। तो बाई होम कैन बी एक साथ आ रहा है। स्टार्स इन द स्काई काउंटेड। अब आपको ध्यान देना है, जब मॉडल दिया हुआ हो और WH वर्ड से जब सेंटेंस पुटअप किया गया हो तो सीक्वेंस क्या होती है फ्रेंड्स, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस चलती है फ्रेंड्स। तो आपके पास जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब अर्थात मॉडल के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला गया तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसलिए बाई होम हु कैन बी स्टार्स नहीं होगा, क्या होगा, बाई होम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए और उसके बाद वर्ब आनी चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? क्या करना होगा, कभी भी WH वर्ड से जब सेंटेंस बनाए जाते हैं तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में वर्ब आ जाती है। तो यहाँ सेंटेंस आपका एग्जैक्ट जो राइट सेंटेंस होगा वो आपका डी ऑप्शन राइट हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिएगा फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक सूटेबल वर्ब। आपको सूटेबल वर्ब फिलअप करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि यहाँ इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है, डू व्हाटएवर बेस्ट, डू व्हाटएवर बेस्ट। डू का मतलब यहाँ इंपेरेटिव बात कर रहा है ना, कि वही करिए जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है। डू करिए व्हाटएवर बेस्ट, जो अच्छा लग रहा है वही करिए। तो अब यहां देखिएगा डू व्हाटएवर बेस्ट, बेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव फॉर्म है। अब आपको देखना यहां पर डू व्हाटएवर, व्हाटएवर क्या है, एक प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन के साथ में यहां आपको क्या लेना होगा, वर्ब लेनी है। अब वर्ब का रूप क्या होगा, वर्ब की बात करें तो यहां देखिएगा डू सीमिंग ING फॉर्म, सीम्स, सीम्ड और सीम। तो ध्यान रखिए सबसे पहले डू आ रहा है, इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि सीम्स तो नहीं होगा, ठीक है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उस स्थिति में सीम्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिएगा सीमिंग ING फॉर्म कब लगेगी, जब वाक्य पार्टिसिपल में हो या जिरंड नाउन के रूप में हो, उस स्थिति में तो ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा सीम्ड सेकंड फॉर्म तो डू दिया है तो थर्ड फॉर्म तो नहीं आ सकती। इसके बाद आपका आंसर क्या बचता है, डू व्हाटएवर सीम बेस्ट, डू व्हाटएवर सीम बेस्ट, वही करिए जो तुम्हें अच्छा लगता है। सीम का मतलब प्रतीत होना, अपीयर होना, लगना, जो आपको अच्छा लगता है वही करिए। तो डू व्हाटएवर सीम बेस्ट, डू व्हाटएवर सीम बेस्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, I have blanks him for as long as I can remember। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ आपको वर्ब फिल करनी है, कौन सी वर्ब आएगी, तो देखिएगा I have him for as long as I can remember। अब यहाँ देखिएगा सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी सेंटेंस कौन से टेंस का है। आपके पास हैव दिया है तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना होगा कि हैज, हैव और हैड अगर किसी सेंटेंस में होते हैं तो हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है माय डियर। बात समझ में आ रही है? हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, नंबर 1। नंबर 2 अपन बात करें कि अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव वाले सेंटेंस में इज, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है। इज, आर, एम, वोज, वर, इनके साथ भी थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। और यदि पैसिव का सेंटेंस होता है तो इनके बाद बीइंग लग जाता है और यहाँ पर बीन लग जाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो इज, आर, एम पैसिव फॉर्म में हो तब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव फॉर्म में। इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि बी और बीन, बी, बीन, बीइंग अगर किसी सेंटेंस में दे रखे हो तो इसके बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बात को समझना है, यहाँ पर बी, बीन, बीइंग ये पैसिव फॉर्म है और इनके बाद भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखिएगा आपके सेंटेंस में क्या दे रखा है, आई हैव, हैव के बाद में वी थर्ड आना चाहिए तो नोज सिंगुलर वर्ब है, कैंसिल हो गया। नोड कोई वर्ब नहीं होती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नोड ये कोई वर्ब नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकता। नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपका एग्जैक्ट राइट आंसर क्या हुआ, नॉन। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नो जो वर्ब होती है KNOW, नो का मतलब जानना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है न्यू और थर्ड होती है नॉन।
तो ईडी फॉर्म इसमें नहीं यूज की जाती है, ईडी फॉर्म इसमें यूज नहीं की जाती है। और ध्यान रखिएगा जब पैसिव बनाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। नॉन टू क्या लिखा जाता है पैसिव में? नॉन टू। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, पैसिव में नॉन टू लिखा जाता है। तो बात समझ में आ गई आपको? आई हैव नॉन हिम फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। ठीक है, यहां पर नोज, नोड, नो, नन में से आपका राइट आंसर हुआ डी ऑप्शन, क्योंकि पैसिव जब बनाते हैं तब तो नॉन के बाद टू लगता है और हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा फ्रेंड्स स्क्रीन के ऊपर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल डिटरमिनर्स। डिटरमाइनर्स का यूज करना है फ्रेंड्स, आर्टिकल भी एक डिटरमाइनर्स है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा आर्टिकल का टॉपिक हो चाहे डिटरमाइनर बोले एक ही बात है, ध्यान रखना दोस्तों। अब यहां देखिएगा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को समझिएगा। देयर इज हार्डली प्रॉब्लम, देयर इज हार्डली प्रॉब्लम। अब आपको यह ध्यान रखना है कि यहां कौन सा डिटरमिनर आएगा। अगर आपको इनका यूज पता है, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स तक ये चीज पहुंच सके कि कौन सा रूल अप्लाई किया जा रहा है किस टाइप के सेंटेंस में। तो देखिएगा देयर इज अ हार्डली, हार्डली के साथ में रूल अप्लाई करना है फ्रेंड्स। जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सम का प्रयोग, क्या यहां सम का यूज किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सम का प्रयोग कब होता है? जब हमारे पास सेंटेंस एफर्मेटिव हो। कैसा हो? एफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सम का प्रयोग होगा। नंबर 2, यदि सेंटेंस में एक नाउन काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, दोनों के साथ सम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, सम के साथ यदि काउंटेबल नाउन आ रही है, प्लूरल आ रही है, तो वह भी प्लूरल होगी। ध्यान रखिए दोस्तों, इसलिए यहां पर पॉजिटिव सेंस लेने के लिए, अफर्मेटिव सेंस लेने के लिए सम का प्रयोग करते हैं, जबकि हार्डली नेगेटिव सेंस लेता है। कौन सा सेंस लेता है फ्रेंड्स? नेगेटिव सेंस लेता है और नकारात्मक अर्थ लेने के कारण सम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा एनी का प्रयोग, एनी का प्रयोग किस सेंस में होता है? नेगेटिव सेंस में होता है। तो यदि किसी सेंटेंस के अंदर, यदि किसी वाक्य में हार्डली शब्द दिया हुआ हो, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, स्कार्सली, सेल्डम, नॉट, नो, नन, नॉट, नो, नन इत्यादि शब्द दिए हों तो सेंटेंस में डिटरमिनर के रूप में एनी का प्रयोग किया जाता है। फिर से समझ लीजिएगा, सेंटेंस में हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नोट, नो, नन ये वर्ड दिए हैं तो एनी का प्रयोग होगा। तो इनमें से कौन सा वर्ड फ्रेंड आपको दिया हुआ है? फ्रेंड्स आपको हार्डली दिया हुआ है। और यदि सेंटेंस में हार्डली दिया हो, ऐसी सिचुएशन में एनी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन जो आ रहा है वो ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? देखिएगा फ्यू, और फ्यू का प्रयोग कब होता है? नंबर 1, फ्यू का नेगेटिव सेंस में होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नेगेटिव सेंस में होता है। नंबर 2, प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में फ्यू का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर के साथ में फ्यू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लिटिल का। तो लिटिल का यूज़ कब होता है? लिटिल का यूज़ भी नेगेटिव सेंस में होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव सेंस में होता है। और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर होती है, कभी प्लूरल नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन जो होती है वो हमेशा ही कैसी होती है? सिंगुलर होती है, अनकाउंटेबल। इसलिए यहाँ हम बात करें कि लिटिल का यूज हो सकता है क्या? देयर इज हार्डली, हार्डली आने पर फ्यू और लिटिल का प्रयोग नहीं होगा, एनी का प्रयोग किया जाता है। तो बात समझ में आ गई फ्रेंड्स आपको कि यहाँ एनी का यूज क्यों हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन क्या है, ही वॉज रनिंग एज इफ ही ब्लैंक्स मैड। बहुत अच्छा सेंटेंस है फ्रेंड, देखिएगा, ही वॉज रनिंग एज इफ ही ब्लैंक्स मैड। हमने आपको कंडीशनल सेंटेंस का रूल बताया था फ्रेंड्स, यदि आपको याद हो तो आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा कि एज इफ, अगर किसी सेंटेंस में इफ, एज इफ, इवन दो, एज दो, अनलेस, ठीक है, या आई विश, ही विशेस, सी विशेस, अगर इस प्रकार से शब्द दिए हुए हों, देखना फ्रेंड्स, अगर किसी वाक्य में एज इफ दिया हो तो कंडीशनल सेंटेंस के रूल के अनुसार, कंडीशनल सेंटेंस का जो रूल है, कंडीशनल सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां पर देखिएगा इमेजिनरी कंडीशन की बात हो रही है दोस्तों। कौन सी कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन। और जब इमेजिनरी कंडीशन की बात की जाती है तो वहां पर क्या होगा, सेंटेंस में चाहे हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर भी किसका प्रयोग होता है, वर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस में इमेजिनरी कंडीशन होती है, ओपन कंडीशन होती है, वहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी वर का प्रयोग किया जाएगा और प्लूरल होने पर भी वर का प्रयोग किया जाता है। वॉज का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वॉज का यूज कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ सेंटेंस देखिएगा, ही वॉज रनिंग एज इफ, वह दौड़ रहा था एज इफ, जैसे कि ही ब्लैंक, जैसे वो पागल हो, वो ऐसे दौड़ रहा था जैसे कि वो पागल हो। तो यहां मैंने इमेजिन किया है, इमेजिन करने पर हमेशा ध्यान रखिएगा किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, वॉज का प्रयोग नहीं करते। तो फ्रेंड्स वॉज ये तो आपका कैंसिल हो गया। हैज का प्रयोग और हैड बीन का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, हैज का प्रयोग कब होता है, जब कोई सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होता है। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, जब किसी सेंटेंस में रिसेंटली वर्ड दिया हुआ हो, जस्ट दिया हुआ हो, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, अगर ये किसी सेंटेंस में दिए हुए हो तो वहां सेंटेंस आपका किसका होगा फ्रेंड्स, परफेक्ट टेंस का होता है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, चाहे पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, तो ध्यान रखिएगा रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार होने पर सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस का होता है। परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। हैड बीन का प्रयोग क्या होता है दोस्तों, हैड बीन जो है ये पैसिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, पैसिव वॉइस। कौन से टेंस का पैसिव वॉइस है, पास्ट परफेक्ट का। ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट का जब पैसिव बनाते हैं तब हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। हैड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है। हैड का प्रयोग सिंगुलर व प्लूरल नाउन दोनों के साथ में किया जाता है। सिंगुलर व प्लूरल दोनों के साथ, ध्यान रखिए दोस्तों, हैड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है, जबकि हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ होता है, और हैड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ किया जाता है। वर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है सामान्य वाक्यों में, प्लूरल नाउन के साथ कब, जब सामान्य सेंटेंस दिए हुए हों, टेंस के अकॉर्डिंग बात करें अपन। इसके बाद यदि कंडीशनल सेंटेंस होता है तो हमेशा ही वर का प्रयोग किया जाता है, वॉज का प्रयोग कभी नहीं होता। बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स आपको। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा 167 नंबर। क्वेश्चन नंबर 167 क्या है, देखिएगा, फाइंड आउट द एरर। आपको एरर चूज करना है फ्रेंड्स। कैसे चूज करेंगे, देखिएगा, एज सोन एज they entered the temple, they prayed to the gods on bent knees, no error.
फ्रेंड्स यहां आपको एरर चूज करना है कि दिए गए सेंटेंस में एरर क्या है। अब इस एरर को आप कैसे पता चलेगा आपको कि यहां एरर है या नहीं है। तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, उसकी वर्ब देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे, प्रेपोजिशन देखेंगे, आर्टिकल देखेंगे, डिटरमिनर देखेंगे, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो ग्रामेटिकल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने आपको बता रखा है उसी स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। देखिएगा फ्रेंड्स, एज शोन एज का रूल आपको अप्लाई करना है। एज शोन एज, एज शोन एज का मतलब क्या होता है? जैसे ही, जैसे ही। तो देखिएगा, एज शोन एज दे एंटर्ड द टेम्पल, जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, दे प्रेड टू द गॉड्स, उन्होंने भगवान से प्रार्थनाएं की, प्रे टू द गॉड्स, गॉड से प्रार्थना की, ऑन बेंट नीज। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स यहां पर कि सब्जेक्ट आपका कौन है? दे आपका सब्जेक्ट है, और एंटर्ड आपके पास वी सेकंड दे रखी है, और ऑब्जेक्ट है आपका द टेम्पल। ध्यान रखिएगा, समझना यहां पर एज सून एज दे एंटर्ड द टेम्पल। इसके बाद जब एज सून एज वाले में पास्ट टेंस यूज होता है फ्रेंड, ध्यान रखना। तो यहां देखिएगा, दे प्रे टू द गॉड्स, उन्होंने क्या किया? भगवान से प्रार्थना की, ओन बेंट नीज। अब देखिएगा, ओन बेंट नीज, ओन का मतलब पर, बेंट मीन्स झुके हुए, नीज यानी घुटने, घुटने झुके हुए घुटनों से प्रार्थना की या घुटने झुका करके प्रार्थना की। ध्यान रखिए दोस्तों, यहां पर बेंट का अर्थ क्या होता है? झुकना। ध्यान रखिएगा, बेंट मीन्स झुकना और नीज मीन्स क्या होता है? घुटना। ठीक है, तो घुटने झुके हुए घुटनों पर प्रार्थना की या घुटने झुका करके प्रार्थना की है। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर के हम क्या करते हैं? जब प्रार्थना करते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, राइट। तो जब बैठ करके प्रार्थना की गई है तो झुके हुए घुटने या घुटने झुका करके। ध्यान रखिएगा, कैसे प्रार्थना की है? ऑन बेंट नीज, ऑन बेंट, यहां ये ऑन प्रेपोजिशन, बेंट नीज ये वर्बल एडजेक्टिव का काम करेगा और ये नाउन का काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, झुके हुए घुटनों पर नहीं की है उन्होंने प्रार्थना। उन्होंने जो प्रार्थना की थी वो कैसे की थी? प्रे टू द गॉड बेंट ऑन नीज, बेंट ऑन नीज। ध्यान रखना दोस्तों, बेंट ऑन नीज होगा, ना कि ऑन बेंट नीज। बेंट वर्ब है, वर्ब के बाद में ऑन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में नाउन, और यहां ऑन बेंट नीज, तो ऑन के बाद में नाउन आना चाहिए क्योंकि ऑन प्रेपोजिशन है। ऑन क्या है फ्रेंड्स? प्रेपोजिशन है, इसके बाद में नाउन आनी चाहिए। तो नाउन का रूप क्या है? नीज है। तो बताइए आपका एरर कहां हुआ फ्रेंड्स? कमेंट करके बताइए, मुझे आपके आंसर का इंतजार है फ्रेंड्स। ऑन बेंट नीज नहीं होगा तो क्या होगा? बेंट ऑन नीज होगा। बात समझ में आ गई आपको? अब ध्यान दीजिएगा, जनरली एक सेंटेंस आप पढ़ते हैं फ्रेंड्स यहां पर, और सेंटेंस क्या देखिएगा? एज शोन एज द टीचर एंटर्ड इन द क्लास, द students stood up। अब आप इस चीज को समझिएगा, जनरली ये सेंटेंस आपने बहुत बार यूज किया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा जाता है आपसे? कंजक्शन भी पूछ लिया जाता है, आपसे वर्ब भी पूछ ली जाती है, और आपसे यहाँ आर्टिकल भी पूछ लिए जाते हैं, प्रेपोजिशन भी पूछ ली जाती है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ वर्ब की, तो देखिएगा कि यहाँ वर्ब क्या होगी। तो देखिएगा, एंटर्ड V2 है, तो ध्यान रखिएगा एज सून एज के पहले वाले वाक्यों में सेकंड फॉर्म है, तो बाद वाले में भी सेकंड फॉर्म ही आएगी। यहां ध्यान रखना दोस्तों, टेंस नहीं बदलता है, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस रहने वाला है। अगर कंजक्शन की बात करें तो ध्यान रखना, दो एक्शन जब साइमल्टेनियसली हो रही हो, ध्यान रखिएगा, दो एक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हो, समानांतर हो रही हो, एक एक्शन होते ही उसका इफेक्ट दूसरे एक्शन पर हो। समानांतर का मतलब होता है दोनों साथ साथ चल रही हो, एक एक्शन हुई उसका इफेक्ट दूसरी पर पड़ रहा हो, पैरेलल नहीं चल रही है। ध्यान रखना दोस्तों, साइमल्टेनियसली नहीं चल रही है। जब एक एक्शन हो गई उसका इफेक्ट दूसरी एक्शन पे हुआ है। टीचर के आने का इफेक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर हो रहा है। टीचर ने क्लास में एंटर किया तो स्टूडेंट्स क्या हो गए? खड़े हो गए। ठीक है, तो एक एक्शन टीचर के आने की और दूसरी एक्शन क्या हो गई? बच्चों की खड़े होने की। तो दोनों एक्शन, दोनों के बीच में कोई टाइम लगा? नहीं लगा। तो अगर कोई एक्शन तुरंत हो रही हो, एज शोन एज,
यानी जैसे ही आपने कोई कार्य किया वैसे ही दूसरी एक्शन शुरू हो गई हो। तो ध्यान रखिएगा, एक्शन की बात की गई है, दो एक्शन, एक एक्शन का इफेक्ट दूसरी एक्शन पे तुरंत हो रहा है, वहां एज शोन, एज कंजक्शन का कार्य भी कर लेगा। शोन एक एडजेक्टिव का काम भी करता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो एज शोन, एज, ठीक है। द टीचर एंटर्ड वर्ब हो गई, और एंटर्ड इन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एंटर्ड द क्लास और एंटर्ड इन द क्लास, या एंटर्ड के साथ में इनका प्रयोग नहीं होगा। ध्यान रखना दोस्तों, एंटर्ड के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता है जब हम कहीं प्रवेश करते हैं तो, क्योंकि एंटर्ड है वो अपने आप में ही क्या है, मोमेंट को शो कर रहा है, गति को शो करता है। तो एंटर्ड द क्लास, नॉट एंटर्ड इन द क्लास। ध्यान रखना दोस्तों, एंटर्ड के साथ में इन प्रेपोजिशन कब लगती है और एंटर्ड के साथ इनका प्रयोग कब नहीं होता। ध्यान से समझना दोस्तों इस चीज को भी। अगर किसी मीटिंग में हम शामिल होते हैं, किसी कार्यक्रम में हम हिस्सा लेते हैं, तो वहां एंटर्ड इनका प्रयोग करते हैं, उसका मेंबर होना, ठीक है। और जब हम कहीं किसी स्थान पर जाते हैं, जैसे कमरे में प्रवेश करते हैं, तो एंटर्ड द रूम, नॉट एंटर्ड इन द रूम, नॉट एंटर्ड इनटू द रूम। ध्यान रखना दोस्तों, एंटर्ड इनटू द रूम, एंटर्ड इन द रूम दोनों गलत हैं, एंटर्ड द रूम, क्योंकि एंटर जो वर्ब है ये अपने आप में ही गति को शो करती है, इसलिए इन और इनटू का प्रयोग नहीं होता है। जब हम किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, मेंबर बनते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उस सिचुएशन में एंटर्ड इनका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। आई होप इट इज क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हैज टेकन मी मोर लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा। आज के सेशन में हम आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछे गए हैं और आप एग्जाम में सिली मिस्टेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हैज टेकन मी मोर लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। अब आप देखिएगा फ्रेंड्स, यहां आपके एरर क्या है। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, सॉल्विंग क्या है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हैज टेकन, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आ गई है। आगे बढ़ते हैं। मी मोर लॉन्गर, मोर लॉन्गर क्या है दोस्तों, मोर एडजेक्टिव है, लॉन्गर भी एडजेक्टिव है, दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है। अब आपको पता होगा फ्रेंड्स, देन कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। आई एक्सपेक्टेड, जो मुझे आशा थी। अब ध्यान रखिएगा, हैज टेकन में एरर है, या देन आई एक्सपेक्टेड में एरर है, या सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम में एरर है, या मोर लॉन्गर में एरर है। जल्दी कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। बताइएगा, जल्दी आंसर दीजिएगा कि आपका यहां आंसर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहां आपका आंसर क्या होने वाला है, देखिएगा। सबसे पहले यहां हमने बात की है हैज टेकन मी, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस है, यहां बिल्कुल राइट है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, देन आई एक्सपेक्टेड। कंपैरेटिव में देन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक होता है THEN, एक होता है THAN। THEN जो होता है ये टाइम को शो करता है, समय के लिए आता है, और THAN जो होता है ये कंपैरिजन को शो करता है, ठीक है, तुलना को शो करता है। इसलिए यहां हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपेरेटिव डिग्री तुलना की बात करेंगे तो देन का प्रयोग बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है यहां। इसके बाद बात करते हैं सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। पार्टिसिपल के बाद में दिस प्रॉब्लम, यहां एक डिटरमिनर का काम कर रहा है, प्रॉब्लम ये नाउन है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। अब आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोर लॉन्गर, मोर के साथ में लॉन्गर शब्द दिया हुआ है। आपने कंपैरेटिव का रूल पढ़ा होगा फ्रेंड्स, दो कंपैरेटिव फॉर्म एक साथ नहीं आ सकती है, दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव फॉर्म एक साथ नहीं आ सकती है। इट मींस आप ये कहेंगे कि एडजेक्टिव के साथ में ER लगाकर कंपैरेटिव बनाया जाता है, नंबर एक। नंबर दो, मोर प्लस एडजेक्टिव, मोर प्लस एडजेक्टिव के साथ में हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। अब आपके पास ध्यान दीजिएगा, कभी भी एडजेक्टिव में ER भी लगा हो और मोर भी लगा हो, ये दोनों चीज एक साथ कभी भी नहीं हो सकती है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं होती है। मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस ER, ये दोनों कंडीशन एक साथ कभी भी
नहीं होती हैं, इसलिए मोर लॉन्गर नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ क्या आना चाहिए? ओनली, या तो आप लिखेंगे लॉन्गर या मोर लॉन्ग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? ओनली लॉन्गर शब्द लिखा जाएगा, क्योंकि जिन एडजेक्टिव के साथ ER लग जाता है उनके मोर नहीं लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ER और मोर दोनों एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर यहाँ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों कि आपका डी ऑप्शन कैसे राइट हुआ है? एरर पूछा गया आपसे कि एरर कहाँ है, तो मोर लॉन्गर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 क्या कह रहा है देखिएगा, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है फ्रेंड्स। देखिएगा, ब्लैंक्स ट्रीज आर ग्रोन इन इंडिया। ब्लैंक्स ट्रीज आर ग्रोन इन इंडिया, भारत में कौन से पेड़ उगाए जाते हैं? ये क्वेश्चंस एग्जाम में 2 बार पूछा गया फ्रेंड्स। आरपीएससी में पूछा गया है और सेंट्रल एग्जाम में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले ट्रीज दे रखा है, तो बताइए ट्रीज की कोई एट्रीब्यूट्स पूछ रहा है या ट्रीज का नाम पूछ रहा है? यहां 2 कंडीशन अप्लाई होती है फ्रेंड्स। अक्सर स्टूडेंट यहां गलती करते हैं और वो समझिएगा, जो सिली मिस्टेक होती है, स्लिप ऑफ माइंड हो जाती है बात, वो क्या है? विच का प्रयोग कहां किया जाएगा? जब हम किसी भी वस्तु की बात कर रहे हैं, उसकी विशेषता की बात कर रहे हैं या किसी जानवर की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा या समझ लीजिएगा दोस्तों, वस्तु की विशेषता, वस्तु की जब विशेषता की बात की जा रही हो, ठीक है, या जानवर की बात की जा रही हो, ऐसी सिचुएशन में विच का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, आपको कौन सी पुस्तक अच्छी लगती है, तो आप पुस्तक का नाम बता रहे हैं, पुस्तकें बहुत सारी हैं। इसी प्रकार आपने कहा, विच एनिमल डू यू लाइक मोस्ट, आपको कौन सा जानवर बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार आपने कहा वेयर का यूज, तो वेयर किसको आइडेंटिफाई करता है? प्लेस को। किसको आइडेंटिफाई करेगा? प्लेस को, स्थान के लिए। जब हम कभी भी सेंटेंस में स्थान जानना चाहते हैं तो वेयर से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। अब स्थान तो यहां दे रखा है इंडिया, इसलिए वेयर तो आपका आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं हुज। हुज आता है पर्सन के लिए, और पर्सन में क्या होगा फ्रेंड्स? जब हम सब्जेक्ट से रिलेशन शो करते हैं, कर्ता से संबंध बताया जाता है दोस्तों। जैसे हम कहते हैं पर्सन में किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके, हुज फादर, हुज मदर, हुज ब्रदर, किसका भाई, किसकी माँ, किसकी बहन। ठीक है, तो हुज शब्द पर्सन के लिए आता है और ये रिलेशन को शो करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं व्हाट का प्रयोग। व्हाट का प्रयोग जो होता है फ्रेंड्स, वो थिंग्स के लिए आता है। किसके लिए आता है? थिंग्स के लिए आता है। इट मीन्स मैं कहूँ किसी ऑब्जेक्ट के लिए आता है, वस्तु के लिए आता है। कभी सेंटेंस वर्ब को जानने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा व्हाट आर यू डूइंग, आपने कहा आई एम स्टडिंग हियर। हमने पूछा व्हाट आर यू स्टडिंग हियर, तो आपने कहा कि आई एम स्टडिंग हियर फॉर द एयरफोर्स। तो आप इसके बाद किसी थिंग्स की बात की जाती है कि व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ थिंग्स की बात भी की जाती है। और इसके अलावा जब हम कभी किसी की फीलिंग्स की बात करते हैं तो वहां भी व्हाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे व्हाट डू यू फील, आपको क्या महसूस होता है, तो यहाँ व्हाट का प्रयोग जो होता है थिंग्स के सेंस में, इमोशंस के सेंस में, और जब वर्ब जाननी हो तब भी व्हाट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर बात करेंगे, हुज आपका आंसर नहीं हो सकता। वस्तु की विशेषता और स्वयं वस्तु के बारे में जानना। ट्रीज की अगर बात करेंगे तो विच ट्रीज नहीं होगा। वो ट्रीज आर ग्रोन इन इंडिया, भारत में कौन से पेड़ उगाए जाते हैं, तो विच ट्रीज नहीं होगा, व्हाट ट्रीज का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? हिंदी के अनुसार हम बोलते हैं कौन से पेड़, छोटे पेड़, बड़े पेड़, लंबे पेड़, कैसे पेड़। और व्हाट ट्रीज आर ग्रोन, पेड़ों का प्रकार जो पूछा जा रहा है उसकी सिचुएशन में हम व्हाट का प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो व्हाट ट्रीज आर ग्रोन इन इंडिया, भारत में किस प्रकार के पेड़ उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव चूज करना है फ्रेंड्स आपको। और एडजेक्टिव कैसे चूज करेंगे देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। सबसे पहले, द लेटर
प्रपोजल, सबसे पहले आप इस लेटर शब्द को समझिएगा फ्रेंड्स। लेटर क्या है? आपने एडजेक्टिव में पढ़ा है फ्रेंड्स, एक वर्ड होता है लेट, दूसरा वर्ड होता है लेटर, LATTER, एक होता है LATER। लेट, लेटर, लेटेस्ट एक तो होता है, लास्ट एक होता है लेटेस्ट। लेटेस्ट, अब देखिएगा फ्रेंड्स इसमें क्या है, लेट जो शब्द है देरी के लिए, यहां पर ये जो पॉजिटिव डिग्री का सेंस है, और लेटर ये दोनों कंपैरेटिव फॉर्म में आते हैं। तो जो लेटर शब्द है और ये लेटर, एक में डबल टी आते हैं, एक में टी, तो डबल टी जो है वो तो क्रम को बताएगा और सिंगल टी है वो टाइम को बताएगा। लेटेस्ट हाल ही में, लास्ट क्रम में। तो ध्यान रखना दोस्तों, डबल टी जो है वो क्रम के अनुसार क्या बताता है, क्रम के बारे में, सीरीज के बारे में। और जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट ये समय को आइडेंटिफाई करता है। याद रखने के लिए सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखिएगा, जब लेटर में डबल टी आता है तो टी का क्रम है और टी 4 टाइम्स सिंगल टी टाइम को आइडेंटिफाई करेगा। तो यहां अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहां द लेटर प्रपोजल, बाद वाला जो प्रपोजल था, वोज ब्लैंक्स देन द। अब देखिएगा यहां पर वोज देन, तो यहां एडजेक्टिव काम में लेना है। एडजेक्टिव कौन सा काम में लेंगे फ्रेंड्स, ये कौन सा एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव फॉर्म में। तो यहां भी क्या होगा, देन दिया है तो कंपैरेटिव आना चाहिए। कंपैरेटिव फॉर्म क्या देखिएगा, बेटर, बेटर, बटर, बेटर और दी बेटर। ध्यान रखिएगा बटर तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, BATTER, बटर मीन्स मक्खन होता है, ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। तो बेटर देन दी फारदेस्ट, देखिएगा फारदेस्ट, दूसरे ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, तीसरा ऑप्शन देन दी फॉर्मर, और फोर्थ ऑप्शन है दी बेटर देन दी फॉर्मर। अब फ्रेंड्स आपको यहां इजीली समझना है कि आंसर क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले बेटर वर्ड 3 में दे रखा है, तो एक ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया, बचे 3 ऑप्शन। क्या कंपैरेटिव डिग्री में देन कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है क्या? फ्रेंड्स ध्यान से समझ लीजिएगा, जो बात मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का ये। बेटर शब्द जो है, यदि हम दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं, दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं ए और बी के बीच, तो ऐसी सिचुएशन में जो एडजेक्टिव हम काम में ले रहे हैं उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लेकिन अगर हम किसी ए ऑब्जेक्ट की तुलना किसी बी और सी की सेम क्वालिटी से करना चाह रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में देन द 2 सिस्टर्स, देन द 2 ब्रदर्स, तो देन द कब, जब 2 की बात हो रही हो, आगे एडजेक्टिव के बाद 2 की बात की जा रही हो, 3 की बात की जा रही हो, एक से अधिक की बात की जा रही हो, तब हम द का प्रयोग करते हैं। जब सिंगल बात हो रही है, लेटर और नेक्स्ट प्रपोजल, 2 ही प्रपोजल हैं, 2 में द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां आपका दी बेटर, ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो चुके हैं। अब देखिए ए और सी की बात करते हैं हम। ए और सी में क्या, देखिए यहां पर कंपैरेटिव चल रहा है, तो फ्रेंड्स फारदेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है। फारदेस्ट क्या है, सुपरलेटिव। समझ लीजिएगा फ्रेंड्स कैसे है, देखिएगा फार, फार्दर, फार, फार्दर, फारदेस्ट, और फार, फार्दर, फारदेस्ट किसको बताता है फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस को बताता है। किसको बताएगा, डिस्टेंस को, दूरी को बताता है। इसलिए यहां पर हम दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया और सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट आंसर बन जाता है। फ्रेंड्स यहां का वर्ड क्या है, फॉर्मर। ध्यान देखिए, फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट किस प्रकार से बनेगा, देखिए पॉजिटिव डिग्री होती है फॉर, कंपैरेटिव होती है फॉर्मर, और सुपरलेटिव होती है फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट या फर्स्ट, फॉरमोस्ट या फर्स्ट। समझ लीजिएगा, फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट या फर्स्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट ये डिस्टेंस के लिए है, और यहाँ फर्स्ट के सेंस में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनरली आप बोलते हैं B4, B4 का मतलब पहले, बी मिस होना, 4 मिस पहले। जो पहले हो जाता है इट मीन्स ये पहला, उससे भी पहले फॉर्मर, और सबसे पहले वाला फॉरमोस्ट या फर्स्ट। क्लियर बात समझ में आ गई दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, बेटर कंपैरेटिव फॉर्म हुई, और देन द फॉर्मर, नॉट फॉरमोस्ट, देन द फॉर्मर। तो ये आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द न्यू
चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का जो रूल है वो आप ध्यान से रिकॉल कर लीजिएगा कि यदि सेंटेंस हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में दे रखी हो तो रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य का टेंस नहीं बदला जाता है माय डियर। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में दे रखी हो, ऐसी सिचुएशन में रिपोर्टेड स्पीच वाला जो वाक्य होगा उसका टेंस बदला जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट होगा और पास्ट का पास्ट परफेक्ट बन जाता है। टाइम एडवर्ब में भी परिवर्तन किया जाता है। तो चलिए हम सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड मैन, डू यू नो माई नेम। फ्रेंड्स ध्यान रखिए क्वेश्चन कैसा है, इंटरोगेटिव है, और जब इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है, सेंटेंस इंटरोगेटिव पूछा जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। यदि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो तो आपका कंजक्शन क्या होगा, इफ या वेदर। तो फ्रेंड्स देखिएगा जहां कंजक्शन इफ या वेदर नहीं है वो ऑप्शन आप कैंसिल कर दीजिएगा। फर्स्ट में देखते हैं, पहले में दिया हुआ इफ, सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं दैट वेदर। ध्यान रखिएगा दैट और वेदर दोनों एक साथ कभी भी नहीं होते हैं, तो बी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाता है। सी की ओर बढ़ते हैं। सी में देखिए क्या दिया हुआ है, डिड ही न्यू। तो डिड ही न्यू, यहां कंजक्शन की अगर बात करें तो कोई कंजक्शन ऐड नहीं किया हुआ है, इसलिए यहां आपका सी ऑप्शन भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसके बाद डी ऑप्शन की बात करें तो डी में क्या देखिएगा, इफ ही न्यू दे रखा है, तो ऑप्शन आपका आंसर क्या होगा, या तो ए और या डी। चलते हैं हम ए की ओर। ए में क्या देखिए, डू है, तो डू को क्या करते हैं हम, हटा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है सेकंड फॉर्म में। फ्रेंड ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है सेकंड में, और ये यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, द ओल्ड वन। ऑब्जेक्ट कौन है, द ओल्ड वन। ओल्ड वन कौन है, कोई भी हो सकता है थर्ड पर्सन का रूप, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसलिए यहां पर ओल्ड वन कौन हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप आगे बढ़िए क्वेश्चन के अंदर, डू यू नो, तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए न्यू। माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट है द न्यू स्टूडेंट। ये भी कौन होगा, हिज या हर हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट शब्द में फेमिनाइन भी हो सकती है, मैस्कुलाइन भी हो सकता है। तो देखिएगा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ए में क्या है, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन इफ ही नोज। ध्यान रखिएगा यहां एरर है, नोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, जबकि आपको पता है फ्रेंड्स कि जब भी हमें डायरेक्ट स्पीच के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो जब उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट में बदल दिया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ली जाती है। और सेकंड फॉर्म का रूप क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नो, यहां कैंसिल हो गया। और अब चलते हैं हम आपके डी ऑप्शन की ओर। डी ऑप्शन क्या है, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन इफ ही न्यू हिज नेम। बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ। बात समझ आ गई दोस्तों, कैसे चूज करना है आपको। रूल हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको रूल को अप्लाई करना है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, और जल्दी से अपने आंसर को फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंजक्शन को देखेंगे, कंजक्शन के बाद वर्ब देख लीजिएगा, टाइम एडवर्ब दी है तो टाइम एडवर्ब देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन अपना, ये भी हमारा नरेशन से लिया हुआ सेंटेंस है। देखिए फ्रेंड्स, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिएगा, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस। सबसे पहले यहां समझ लीजिएगा फ्रेंड्स एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। लेट अस में यदि लेट को बदल दिया जाए, लेट को बदल दिया जाए, लेट को बदलने पर क्या होगा, दैट वी शुड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब दैट को हम बदल देते हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, दैट वी शुड लिखा जा सकता है। और यदि हम लेट में परिवर्तन नहीं करें
जब लेट में परिवर्तन नहीं किया जाए तो क्या होगा, लेट को नहीं बदलने पर, जब लेट को नहीं बदला जाए तो क्या होगा, टू लेट, अर्थात टू कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा और जब लेट को बदलेंगे तो दैट कंजक्शन लगेगा। अब आप देखिएगा कि दैट और लेट दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना दोस्तों, दैट और लेट दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट लेट, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स, क्योंकि दैट और लेट दोनों एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, इसलिए ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन कैंसिल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट लेट, ये भी कैंसिल माय डियर। देखिएगा बहुत ही आसान चीज है, एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स कभी भी एग्जाम में सेंटेंस बड़ा देख करके और कभी घबराना नहीं है कि इतना बड़ा सेंटेंस आ गया, ये कैसे होगा, कभी नहीं घबराना है फ्रेंड्स। आपको बहुत आसान टेक्निक जो मैं बता रहा हूं, इस टेक्निक से आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन एग्जैक्ट राइट हो जाएगा। देखिएगा सी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड, देखिएगा फ्रेंड्स यहां पर क्या है, दैट वी शुड। नेक्स्ट ऑप्शन डी में चलते हैं, दैट दे शुड गो। अब आप देखिएगा फ्रेंड्स यहां पर कंडीशन डालिएगा, कंडीशन क्या है देखिएगा कि दे होगा या वी होगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा अस, और अस कौन सा पर्सन है फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, आई, और आई का प्लूरल क्या होगा, वी होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इट मींस वी का वी रहने वाला है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं हम आगे की। देखिएगा जब लेट को परिवर्तन किया, वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए, और यहां क्या, दैट दे शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। ओनली फॉर परिवर्तन किसका आ रहा है फ्रेंड्स, यहां पर इस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है दे और यहां दिया है वी, बाकी दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन आपको पता लग गया कि आई होने पर इधर आई दिया है, आई का प्लूरल होता है वी, ये भी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर दे का प्रयोग नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। आपका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 173 क्या कह रहा है देखिएगा, रीअरेंज द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर। सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में रखना है, और प्रॉपर ऑर्डर में कैसे रखा जाएगा इस चीज को देखिएगा कि पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारा एंडिंग किससे हो रहा है। यदि वर्ब से हो रहा है तो नेक्स्ट जो सेंटेंस शुरू होगा वो ऑब्जेक्ट से होगा। यदि हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो गया है और यदि उसमें कोई विकल्प छोड़ा गया तो कंजक्शन से शुरू हो सकता है। चलते हैं हम सेंटेंस की ओर। देखिएगा द इंडियन वुमन वांट्स, भारतीय महिला चाहती है, देखिएगा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं अब, इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, क्या भारतीय महिला मेल डोमिनेटेड सोसाइटी चाहती है, नहीं चाहती है माय डियर, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना आपका। इट मींस क्या है, पी से जो शुरू है वो तो कैंसिल कर दीजिएगा। क्या पी से कोई ऑप्शन शुरू है, नहीं है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या कर रहा है, वांट्स वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, उसकी कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिएगा यहां पर क्या है, द इंडियन वुमन वांट्स एंड कंजक्शन, ये तो नहीं आ सकता, तो क्यू से जो शुरू है वो कैंसिल कर दीजिएगा। क्यू से कोई ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखिएगा एंड कंजक्शन से, तो आर से जो शुरू है वो भी कैंसिल हो गया फ्रेंड्स आपका। अब आपके पास ऑप्शन बचता है, देखिएगा हर राइट्स प्लेसेस, तो वांट्स वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का केस क्या देखिएगा, वॉन्ट्स हर राइटफुल प्लेसेस। एक भारतीय महिला क्या चाहती है, अपना राइटफुल प्लेसेस चाहती है, अपना अधिकार चाहती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एस से जो शुरू होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो देखिएगा सी और डी दोनों एस से शुरू हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एस के बाद में क्यू होगा या आर होगा। देखिएगा एस हर राइटफुल प्लेसेस इन ए, क्यू में क्या देखिए, एंड ओन इक्वल पार्टनर, ठीक है। और आर में क्या है, एंड इट इज नॉट टू मच टू डिमांड, भारतीय महिला अपने अधिकार चाहती है और इट इज नॉट टू मच टू डिमांड, और इसकी बहुत ज्यादा मांग भी नहीं करती है। गलत बात, ये तो नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्योंकि वो मांग कर रही है अपने राइटफुल प्लेसेस का, कि हर राइटफुल प्लेसेस किस में,
एंड ऑन इक्वल पार्टनर, इक्वल पार्टनर का वो राइटफुल प्लेसेस चाहती है और क्या चाहती है, और इक्वल पार्टनर चाहती है इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड इट इज नॉट टू मच टू डिमांड, और इस चीज के लिए इट इज नॉट टू मच डिमांड, इसकी बहुत ज्यादा कोई मांग नहीं है, और कोई ज्यादा मांग नहीं है, उसकी मांग इतनी सी है कि उसको उसका राइट प्लेसेस भी मिले और एक पार्टनर जो है उसका वो भी इक्वल उसके समानांतर मिले, ये उसका राइटफुल है, ये उसके राइट्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ सी ऑप्शन इस पैराग्राफ को सही तरीके से मैनेज करता है। प्रॉपर ऑर्डर में अगर सेंटेंस रखा जाए तो आपका सेंटेंस बनता है SQPR। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, कैसे हुआ? वर्ब से फिनिश हो रहा है तो आगे क्या होगा फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद देखिए इस ऑब्जेक्ट की कंडीशन यहाँ पर एंड कंजक्शन, तो एंड कंजक्शन के बाद में जो बात कही गई है और यहाँ एंड के बाद जो बात कही है, ये ऑन इक्वल पार्टनर और राइटफुल प्लेसेस दोनों का कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? एस के बाद में क्यू का प्रयोग किया जाएगा। और थर्ड के ऊपर फिर क्या होगा? इन ए पार्टनर, किस में? इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो कंजक्शन, दो बार कंजक्शन नहीं लिए जा सकते फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ 3 नंबर पे आपका ये होगा, 4 नंबर सेंटेंस आपका आर पे होगा। तो SQPR कहाँ है? ये SQPR यहाँ पर है, SQPR। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका इडियम से लिया गया है और आपसे पूछा गया टू स्मेल ए रेट मीन्स, इसका मीनिंग बताइएगा क्या होता है। फ्रेंड ध्यान रखना, स्मेल ए रेट, चूहे की गंध आ रही है। अब बिल्ली को चूहे की गंध आ रही है मतलब किसी चीज के होने का सस्पेंस हो रहा है, उससे शक हो रहा है कि यहां कोई चीज हो सकती है। तो देखिएगा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। गेट बैड स्मेल ऑफ ए डेड रैट, मरे हुए चूहे की दुर्गंध आ रही है। नहीं फ्रेंड्स, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग, टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग, किसी चीज के असफल होने का हमें कुछ अंदेशा हो रहा है, कुछ शंका हो रही है, सस्पेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, टू बी इन बैड मूड, बैड मूड कोई रिलेशन नहीं है यहां पर इसका। टू सी साइंस ऑफ प्लेग एपिडेमिक, प्लेग एपिडेमिक से कोई रिलेशन नहीं है फ्रेंड्स। यहां पर टू स्मेल ए रेट, चूहे की गंध आने का मतलब होता है कि जैसे बिल्ली को चूहा होने का शक हुआ, ठीक है, उसकी गंध से वो पहचान लेती कि यहां पर चूहा है, तो बिल्ली क्या करेगी? बैठ जाएगी। तो बिल्ली को चूहे की गंध आना, द स्मेल ऑफ ए रेट, चूहे की गंध है, इसका मतलब किसी चीज के होने का शक होना, संदेह होना, सस्पेंशन होना, शक होना, सस्पेक्ट होना, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहां बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टू हैव एन एक्स टू ग्रीन्ड, टू हैव एन एक्स टू ग्रीन्ड, देखिएगा हमने कुल्हाड़ी लिए, एक्स लिए और एक्स हम पीसना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कुल्हाड़ी पीसने के लिए काम में नहीं आती है, कुल्हाड़ी से काटा जाता है। तो यहां पर जो काम आप कर रहे हैं वो क्या है? सेल्फिश ग्रिंड है, सॉरी आपका क्या है? एक्स टू ग्रिंड है। एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या हुआ कि अगर अपने स्वार्थ के लिए अपने कुल्हाड़ी से ग्रिंड करना चाहते हैं तो अपने स्वार्थों के लिए, अपने पर्सनल रीजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, वो क्या है? एन एक्स टू ग्रिंड है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, इसका अर्थ होता है कि अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य करना, अपने स्वार्थ के लिए। तो यहां दीजिएगा टू फेल टू अरोज इंटरेस्ट, यानी रुचि पैदा करने में असफल होना। नहीं फ्रेंड्स, ये तो नहीं है, यहां पर स्वार्थ की बात होनी चाहिए। टू हैव सेल्फिश मोटिव हो सकता है। टू डिफेंड वंस पॉइंट ऑफ व्यू, वंस पॉइंट ऑफ व्यू की बात यहां नहीं की गई है। टू ट्रीट अदर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं फ्रेंड्स, यहां रिस्पेक्ट की बात भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? टू हैव सेल्फिश मोटिव। सेल्फिश मोटिव कहां होती है? एक्स टू ग्रिंड में होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। आपको करेक्ट प्रेपोजिशन चूज करनी है फ्रेंड। देखिएगा, हिज नेम हैज बिकम ए सिनोनिम ब्लैंक्स इविल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सिनोनिम पर्याय है किसका? बुराई का। उसका नाम एक बुराई का पर्याय है, तो सिनोनिम ऑफ इविल होगा या सिनोनिम टू इविल होगा या सिनोनिम इन इविल होगा या फॉर होगा। ध्यान दीजिएगा, सिनोनिम के साथ में इविल की अगर बात हो तो सिनोनिम में टू का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम टू किस चीज का? किसी चीज का।
इसलिए यहां पर टू का प्रयोग किया जाएगा, इन ऑफ फॉर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सिनोनिम के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन चूज करनी है। यहां भी आपको ही इज ब्लाइंड हिज अवन फॉल्ट, वो अपनी गलतियों के प्रति क्या है, अंधा हो रहा है, यानी उसको अपनी गलतियां दिखाई नहीं दे रही है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहते हैं ब्लाइंड इन वन आइज, ब्लाइंड इन टू आइज, ठीक है, ब्लाइंड फेथ करना, ठीक है, ब्लाइंड फेथ। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक फ्रेज होती है ब्लाइंड फेथ, और ब्लाइंड फेथ से अभिप्राय क्या है, बहुत ज्यादा विश्वास करना, डीप बिलीफ करना, बहुत ज्यादा आंख बंद करके विश्वास करना। ब्लाइंड फेथ करना, आंख बंद करके विश्वास करना, आंख बंद कर विश्वास करना, विश्वास करना। यहां मैं इस चीज को ये कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा अडिग विश्वास होना, बहुत विश्वास होना, बहुत विश्वास करना, ठीक है ना। तो ब्लाइंड फेथ है। अब देखिए यहां वर्ड क्या है, ब्लाइंड। ही इज ब्लाइंड, किस में, ही इज अवन फॉल्ट, अपनी गलतियों के प्रति वो क्या है, अंधा है, उसको गलतियां दिखाई नहीं देती है। तो ब्लाइंड टू हिज अवन फॉल्ट। ध्यान रखना दोस्तों, यहां भी टू का प्रयोग किया जाता है। ब्लाइंड विद वन आइज होगा, ब्लाइंड इन वन आइज होगा, ब्लाइंड इन वन आइज होगा, ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड ऑफ, और ब्लाइंड फॉर। तो यहां होगा ही इज ब्लाइंड टू हिज अवन फॉल्ट। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर टू का प्रयोग होगा, विद और ऑफ और फॉर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस चीज को ध्यान से पढ़ लेना फ्रेंड्स, ब्लाइंड टू हिज अवन फॉल्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, यहां भी प्रेपोजिशन चूज करना दोस्तों। देखिएगा, द फैंस आर मूविंग ब्लैंक्स आवर हेड। पंखे, फैंस एक पंखा विशेष नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। यहां पर यहां फैंस की बात कर रहा है, जैसे हम किसी हॉल में बैठे हुए हैं और उस हॉल में बहुत सारे पंखे चल रहे हैं और हमारे सिर के ऊपर खूब सारे पंखे हैं। उस सिचुएशन में किसका प्रयोग होगा, और एक पंखा मेरे सिर के ऊपर मूविंग कर रहा है, उस सिचुएशन में क्या होगा। यहां दो चीज समझना है दोस्तों आपको। जब हम फैंस की बात कर रहे हैं तो पहली कंडीशन ऑन का प्रयोग हो सकता है क्या, ऑन स्थिर अवस्था में होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु है वो स्थिर अवस्था में रखी हुई है, जैसे मैं कहूं कि यहां पर कोई भी पेन है, जैसे ये मार्कर है और ये मेरी हथेली के ऊपर रखा हुआ है, तो जब हथेली का ऊपरी हिस्सा और पेन का निचला हिस्सा दोनों परस्पर स्पर्श कर रहे हैं, ये ऑन की कंडीशन है माय डियर। बात समझ में आ रही है। जब किसी वस्तु का ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा, ऊपरी वस्तु का और नीचे वाली वस्तु का ऊपरी हिस्सा दोनों परस्पर स्पर्श कर रहे हो, ये ऑन की कंडीशन है। तो फैन जो मूविंग हो रहा है वो ऑन नहीं है, स्पर्श नहीं कर रहा है, तो यहां पर ऑन का प्रयोग नहीं हुआ। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। एट का प्रयोग, एट का प्रयोग किसी स्थान विशेष के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्थान के लिए होता है, समय के लिए होता है। इसके बाद ओवर की बात करते हैं। ओवर का प्रयोग कब होता है, जब कोई वस्तु, ऊपरी वस्तु नीचे वाली वस्तु को पूरी तरह से घेर लेती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरी तरह से घेर लेती है, ठीक है, लंबवत होती है, बहुत दूर तक फैली हुई होती है चीजें, उस सिचुएशन में क्या होता है, ओवर का प्रयोग होता है। फिर से समझ लीजिएगा दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को। अक्सर स्टूडेंट यहां कंफ्यूज होते हैं ओवर और अबाउ में। ध्यान दीजिएगा, यहां अगर मैं कहूं कि एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है, इज मूविंग या फ्लाइंग, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, ओवर द रूफ होगा या अबाउ द रूफ होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एरोप्लेन है वो अबाउ है, क्योंकि वो एक एरोप्लेन विशेष क्या है, वो लंबवत एक स्थिति के अंदर, जबकि बहुत सारे पंखे हैं वो लंबवत स्थिति में बहुत दूर तक फैले हुए हैं। तो जब कोई वस्तु बहुत दूरी तक फैली हुई है और उसके नीचे कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, तो ऊपर वाली वस्तु ओवर का काम करेगी। और जब वस्तु कोई लंबवत सीधी सी ऊपर लटक रही है, बस एक वस्तु विशेष है, तो ये जैसे मान लीजिए पंखा है और यहां नीचे सिर के ऊपर लटक रहा है, तो ऐसी सिचुएशन तो अबाउ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक पंखा यहां है, एक पंखा इधर, एक इधर, एक इधर, हॉल में चारों तरफ पंखे लगे हुए हैं और वहां नीचे कोई कैंडिडेट बैठा हुआ है। ऐसी सिचुएशन जो होती है वो ओवर को लेती है। बात समझ आ गई होगी आपको। अबाउ और ओवर का प्रयोग, अबाउ में वस्तु ऊपर है, स्पर्श नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु ऊपर होती है, स्पर्श नहीं करती है, तो अबाउ है। लेकिन वो कैसी है, लंबवत है ऐसे, और जब वस्तु लंबवत होते हुए चारों तरफ फैली हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में ओवर का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं, अंडर का प्रयोग। और अंडर कब होता है? जब कोई वस्तु नीचे होती है, जब ऊपरी वस्तु को नीचे वाली वस्तु स्पर्श नहीं करे। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आई एम सिटिंग अंडर द रूफ, मैं छत के नीचे बैठा हूं, जो छत स्पर्श नहीं करेगी, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार अंडर द ट्री, अंडर द रूफ, अंडर द गवर्नमेंट जॉब, किसी के अधीन कोई कार्य करना, वहां भी अंडर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहां आपका राइट आंसर हो गया ओवर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, माई सेल्फ एंड रश्मि विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे। यहां आपको एरर चूज करना है फ्रेंड्स। देखिएगा कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपने ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन का टॉपिक आपने पढ़ा है, तो फ्रेंड्स कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए कि यहां आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सी बात है, माई सेल्फ एंड रश्मि। दोस्तों कभी किसी भी सेंटेंस में रेफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एम्फेटिक जो प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो वर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं। इट मीन्स मैं कहूं कि वर्ड के साथ में सेल्फ सिंगुलर और सेल्स प्लूरल में ऐड हो जाता है। तो देखिएगा, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो क्या हो जाता है, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ। ठीक है। और प्लूरल की बात करें, सेल्स की बात करें तो फ्रेंड्स क्या होगा, देखिएगा सेल्स की बात करें तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले आवर सेल्स, देम सेल्स, योर सेल्स, यूअर सेल्स। ध्यान दीजिएगा यूअर सेल्फ भी होता है क्योंकि यूअर को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में गिना जाता है। यूअर सेल्फ भी होता है और योर सेल्स भी होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, रेफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, ये सभी जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूं यहां पर फ्रेंड्स, ये रेफ्लेक्सिव भी है, एम्फेटिक भी है। अब आपको ध्यान देना है, इन शब्दों को कभी भी हम सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं रख सकते, बिना पर्सनल प्रोनाउन के इनका यूज नहीं किया जा सकता। नंबर एक देखिएगा क्या होना चाहिए, पहले आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक होगा। जैसे यहां एम्फेटिक हुआ आई माई सेल्फ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। अगर यहां पर इस प्रकार लिख दिया जाए ही, हिमसेल्फ, और अगर ऐसा लिखा जाए दे, आवर सेल्स, तो ध्यान दीजिएगा दे आवर सेल्स ये गलत हो गया, क्योंकि दे जो प्रोनाउन है इसके साथ में देम सेल्स आना चाहिए। दे का देम ऑब्जेक्टिव केस बनता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव के साथ में सेल्फ और सेल्स लगता है और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव के साथ लगता है, और ये हमेशा सब्जेक्ट होने पर ही आएंगे। पहले प्रोनाउन होगा तो ही यूज होगा, अदरवाइज यूज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहां माई सेल्फ डायरेक्टली यूज किया गया है विदाउट एनी प्रोनाउन, विदाउट एनी पर्सनल प्रोनाउन, माई सेल्फ इज यूज्ड हियर, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। तो ए ऑप्शन में आपके एरर है फ्रेंड, ध्यान रखना, हमेशा आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, दे देम सेल्स होगा, दे देम सेल्स होगा, न कि दे आवर सेल्स होगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो हमेशा ध्यान रखिएगा एम्फेटिक प्रोनाउन हो वो हमेशा पर्सनल प्रोनाउन के बाद ही यूज होता है, ठीक है। तो आपका एरर ए में आपका एरर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का करेक्ट ऑर्डर चूज करना है फ्रेंड्स कि यहां कौन सा ऑर्डर है। देखिएगा सबसे पहले यू, देयर, हिम, हिज, हिज, हर, यू, आई, वी, आवर, ही, दे, सी, यूअर, हिज, हर, आई। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए मुझे यहां पर इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। पर्सनल प्रोनाउन का जो रूल है आपको याद होगा दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन में सिंगुलर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की जो सीक्वेंस है वो क्या है और प्लूरल की सीक्वेंस क्या है।
1 2 3 123 ये तो प्लूरल की सीक्वेंस है, और 2 3 1 ये सिंगुलर की सीक्वेंस है। तो फ्रेंड्स आप इस सीक्वेंस को यूज करते हुए इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर प्रोनाउन होने पर 2 3 1 और प्लूरल होने पर 1 2 3 का यूज होता है। यहां पर देखिएगा 2 3 1 क्या है, 1 2 3 क्या है, ये पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इट मीन्स यहां बात करें सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन होता है यू, यूअर, यू, योर सेल्फ और योर सेल्स, योर सेल्स। ठीक है। थर्ड पर्सन की बात करें तो देखिएगा ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। सी की बात करें तो सी, हर, हरसेल्फ। इसके बाद में इट की बात करते हैं तो इट, इट्स, इटसेल्फ। दे में दे, देयर, दे, देयर, देम और देमसेल्स। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा 2 3 और 1, अब यहाँ 3 की हमने बात की, ही, सी, इट, दे, और फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ। और अगर बात करें हम यहाँ पर वी की, वी, आवर, आवर सेल्स, अस। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर हमने कहा 2 3 1, तो ये सिंगुलर में होना चाहिए। सिंगुलर सीक्वेंस देखिएगा यहां पर क्या है, यू सिंगुलर है, देयर प्लूरल आ गया, हिम सिंगुलर, हिज सिंगुलर, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता माय डियर। सेकंड बात करें, हिज सिंगुलर है, हर भी सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर, आई भी सिंगुलर, वी प्लूरल, तो क्या ये सीक्वेंस हो सकती है, नहीं हो सकती। इसके बाद देखिए आवर क्या है, प्लूरल है, ही सिंगुलर है, दे प्लूरल है, सी सिंगुलर है, तो ये भी सीक्वेंस नहीं हो सकती। योवर सिंगुलर है, हिज भी सिंगुलर है, हर भी सिंगुलर, आई भी सिंगुलर, तो ये सभी सिंगुलर हैं। इसके अलावा यहाँ देखिएगा क्या 2 3 1 का रूल अप्लाई हो रहा है, पहले सेकंड पर्सन तो यू सेकंड पर्सन, हिज और हर थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो ध्यान दीजिएगा 2 3 1 की सीक्वेंस अप्लाई हो रही है फ्रेंड्स। तो आपका एग्जैक्ट राइट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन आपका प्रोनाउन की सीक्वेंस का सही क्रम दर्शाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एग्जामिनर आपको ऐसा पूछ सकता है, जैसे देखिएगा सेंटेंस दिया हुआ गया आपको, आई एंड ही आर गुड। आपसे पूछा गया इस सेंटेंस में एरर क्या है, फ्रेंड्स आप कहेंगे आई एंड ही, ये तो बिल्कुल राइट है, यहां तो कोई एरर नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या ये प्रोनाउन की सीक्वेंस सही है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के सीक्वेंस होने पर 2 3 1 होता है। इट मीन्स इसको ये लिखा जाना चाहिए, ही एंड आई लिखा जाना चाहिए। ही, आई एंड ही क्या है, गलत है, क्या होना चाहिए, ही एंड आई होना चाहिए। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो प्रोनाउन की सीक्वेंस को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए आपको। ये से इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में 101% पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। और हमारे इन वीडियोस को, जो भी वीडियो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और अपने फ्रेंड्स को बताएं, उनको शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम आपके लिए जो क्वेश्चंस लेके आए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो देखते रहिएगा और जुड़े रहेगा फैबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।